नमस्कार दोस्तों, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। तो चौथा Q&A सेशन करने जा रहे हैं। 3 सेशंस जो किए थे, बड़ा अच्छा रिस्पांस उसमें आया था। 20-25 क्वेश्चन हर सेशन में, जैसे 2 महीने हो गए मैं नहीं डाल पाया, बट पहले जो 3 डाले थे उसमें 20-25 क्वेश्चन लिए गए थे। इस तरीके से आज भी जो क्वेश्चन आए हैं, जॉट फॉर्म जो आपने भरा है उसके तहत मैंने ये प्रिंट्स किए हैं। और मैं पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि 2 महीने Q&A नहीं आ सका, बट अभी से आई विल इंश्योर के हर महीने एक ज़रूर आया जा सके और निष्पक्ष तरीके से आपके जो प्रश्न हैं आप उसके जवाब दिए जा सके। बहुत छोटा चैनल है हमारा, 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट जितने प्यार से आप क्वेश्चंस भेजते हो, ट्रस्ट करते हो, दैट रियली मैटर्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और जेठालाल जी जो हैं, जिनका एक्चुअल नेम जो है मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, सबसे बढ़िया क्वेश्चन उनका था प्लेटफॉर्म्स के रिगार्डिंग उन्होंने पूछा था। उसका देखिए मैंने डिटेल में वीडियो जो है वो डाली है, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म जो लैडर फ्रेम होता है और मोनोकॉक होता है, उसमें डिफरेंस डिटेल में समझाने का मैंने प्रयास किया है। एक तो आप जो वो क्वेश्चन है उसका आंसर आप देख सकते हैं। बाकी ये कुछ मेरे पास 19-20 क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रिंट किए हैं, तो कोशिश करेंगे कि आज वाली वीडियो 20-25 मिनट में सीमित रहे, बिकॉज़ पहले भी हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ, लेकिन जो Q&A है वो 40 मिनट्स प्लस हो जाता है, तो आई ट्राई टू कीप इट शॉर्ट दिस टाइम। तो पहला प्रश्न मैं उठा रहा हूँ हुज़ैफ़ा अहमद जी का, जिनका प्रश्न है कि इज़ स्लाविया बिल्ड क्वालिटी एंड ओवरऑल फिट एंड फिनिश क्वालिटी इज़ बेटर देन सिटी और वरना। सिटी और वरना मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार्स हैं। वरना में SXO जिसमें 6 एयर बैग्स आते हैं, उसके कारण मेरी फेवरेट है। डीज़ल बहुत ही अच्छा है वरना का, मैं रिकमेंड भी करता हूँ। सिटी के जो क्वालिटीज़ है वो स्लाविया में मिसिंग है। जैसे उसका जो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड है वो बेटर है 1.0 के, अगर मैं कंपेयर करूँ माइलेज में। और लॉन्ग टर्म अगर ओनरशिप आपको रखनी है 7-10 साल, तो उसमें NA में एक फ़ायदा रहता है। जैसे पोलो भी 1.2 है मेरे पास, NA की कोई दिक्कत नहीं आती अगर आप अच्छी जगह से पेट्रोल डलवा रहे हो, आपको क्लच और उसका गियर बॉक्स कैसे इस्तेमाल करना है मैनुअल। तो देखिए सिटी की ये एडवांटेज है। बट आपका जो प्रश्न है बिल्ड क्वालिटी है ना, बिल्ड क्वालिटी आपने टी के साथ है, तो फिट एंड फिनिश क्वालिटी। देखिए मैंने जो वरना का तो मैं कह सकता हूँ कि सिटी और स्लाविया के कंपैरिजन में थोड़ी सी लाइट फील होती है और ग्रेड नीचे फील होती है। लुक्स में हालांकि वो सिटी से बेटर है मेरी ओपिनियन में। बट स्लाविया सिटी को जब मैंने रिव्यू किया था, लोकल ही मैंने रिव्यू डाला भी था, हाइब्रिड जो रिव्यू की थी, तो बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छी गाड़ी भी है। बट मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो जब वापस आके मैंने अपनी स्लाविया चलाई थी, तो मुझे इसकी इंटीरियर की जो लेआउट है, मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, प्लास्टिक्स की क्वालिटी मुझे बराबर लगी। हालांकि सिटी का थोड़ा सा एज ये है कि उसका जो ग्लव बॉक्स है वो लेदरेट या लेदर फिनिश में है, राइट। फैब्रिक जो है उसका सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं। मैं कह सकता हूँ कि प्लास्टिक्स की क्वालिटी मुझे बराबर लगी। हालांकि जब मैंने उसका जो कंसोल होता है टैकोमीटर और स्पीडोमीटर के ऊपर वाला, उसको थोड़ा सा जब मैंने प्लास्टिक किया तो फ्लेक्स उसमें थोड़ा ज़्यादा था। बट ओवरऑल अगर एक ही बार में मैंने कहना हो तो इंटीरियर प्लास्टिक्स में बराबर फील होते हैं। बट उसमें देखिए कुछ एडवांटेजेस मैं ज़रूर बोलूँगा। फिट एंड फिनिश में काइंड ऑफ पैनल गैप्स जो हैं इसके थोड़े टाइट हैं स्लाविया के। स्लाविया की एक्सटीरियर बिल्ड काफ़ी अच्छी लगती है, मैं बोलूँगा सीधा 20% इट फील्स बेटर, स्पेशली फ्रंट डोर्स, बॉनेट। बट उसमें आपको फर्दर एडवांटेजेस जो हैं वो ये है कि उसमें बूट इंसुलेशन हुड इंसुलेशन फ्रंट वाली जो इंजन की है ना, इंजन के नीचे प्रोटेक्शन आपको मिल रही है। तो कुछ जगह पे होंडा सिटी ने अपर हैंड अपना लिया हुआ है। बट अब अगर बैक टू बैक बिल्ड क्वालिटी चेक करेंगे तो आपको स्लाविया की अच्छी लगेगी, वर्टिस की अच्छी लगेगी। एंड जो प्लास्टिक्स की लेआउट है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, जो लेआउट डिज़ाइन बनाया है, स्क्रीन या स्टीयरिंग का डिज़ाइन हो गया, ओवरऑल लेआउट होगी, वो काफ़ी अच्छी लगती है स्लाविया में और वर्टस में एज़ कम्पेयर टू सिटी। सिटी थोड़ी सी बोरिंग लगती है, आउटडेटेड लगती है। ये बिल्कुल मेरी पर्सनल ओपिनियन है। सिटी भी अगर मैं बोलूँ तो वैल्यू फॉर मनी जो है आज की डेट में भी सिटी
कॉमन बायर के लिए वैल्यू फॉर मनी सिटी ही है आज की डेट में भी। बट ये देखिए मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है उसमें पैनल गैप्स स्लाविया के टाइट हैं, एक्सटीरियर बिल्ड में स्लाविया का एज है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो है DH, मुझे इनका नाम नहीं पता चला, DH लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, हेलो सर, आई विजिटेड स्कोडा शोरूम एंड चेकड आउट द न्यू स्लाविया। आई फाउंड अ बिट फ्लिमजीनेस ऑन द डैशबोर्ड। हैव यू एक्सपीरियंस्ड इट वाइल चेकिंग द कार, है ना। DH आपका जो भी नाम है, आई एम सॉरी DH जी। देखिए स्लाविया से पहले मैंने i20 आस्था बुक करवाई हुई थी, बट स्लाविया का जैसे ही प्राइस रिवील हुआ तब भी मेरा मन नहीं था। स्लाविया को जब मैंने चेक किया, जो अगर आप सबसे पहला मेरा रिव्यू देखें, आई एम सॉरी मैंने AC को थोड़ा सा फ़ैन स्लो किया हुआ है। जब मेरा पहला रिव्यू जो मैंने डाला था एम्बिशन नहीं आई एम सॉरी स्लाविया का टॉप वेरिएंट जो ब्लू कलर की चेक की थी, तभी मेरा गाड़ी पे मन आ गया था। बिकॉज कुशाक टाइगून वाला कुछ ना कुछ कमियां पेशियां मैं एक्सपेक्ट जो कर रहा था वो मुझे इस गाड़ी में नहीं लगी। अब जो आप कह रहे हो, इसीलिए मैंने फिर वो गाड़ी बाद में अपना बजट इंक्रीज़ करके एम्बिशन वेरिएंट ऑटोमेटिक में लिया, जबकि हमारी हैचबैक की रिक्वायरमेंट थी, वाइफ के लिए आसानी रहती शहर में। बट 12.5 खर्चने की बजाय फिर जब मैंने 15 से थोड़े से ऊपर खर्चे, तो आई फील हैप्पी कि एक तो हम वॉक्सवैगन की फैमिली में ही रह गए, दूसरा एक अच्छी गाड़ी उससे थोड़ी सी कह सकते हैं कि 6 एयरबैग्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करके एक अच्छी गाड़ी थोड़ी सी उससे ली है हमने। तो कमियां पेशियां नहीं लगी मुझे, तभी मैंने ये गाड़ी ली है। तो जो आपका प्रश्न है डैशबोर्ड में पर्टिकुलरली जो इसकी एम्बियंट लाइट है पतली सी, वो इतना पतला प्लास्टिक बाहर को उभरा हुआ है कि अगर वो कोई भी दुनिया का प्लास्टिक होगा तो अगर आप उसको हिलाने की कोशिश करोगे तो वो क्रीक करेगा। नॉर्मल डैशबोर्ड पे जो क्वालिटी है ऊपर वो काफ़ी अच्छी है। जो हैंडल्स हैं या जो बॉटल होल्डर है उसकी क्वालिटी भी ठीक है, एज़ कम्पेयर टू T-Roc उसकी क्वालिटी बेटर है। और ये मैंने प्रूव भी किया है जब T-Roc के साथ कंपैरिजन करके कि काफ़ी फ्लिमजी लगते हैं T-Roc के। हालांकि उसकी बिल्ड जो ओवरऑल एक्सटीरियर क्वालिटी है T-Roc की, वो 2 लीग अहेड है जो 2.0 कार्स से T-Roc की। तो पर्टिकुलर भाई साहब मुझे इस जगह पे ज़रूर लगी है, जो इसका पतली सी जो आ रही है एम्बियंट लाइटनिंग वहाँ पे। अदरवाइज़ अगर मैं ग्लव बॉक्स की बात करूँ, ओवरऑल प्लास्टिक्स की बात करूँ, फ्लिमजीनेस बिल्कुल नहीं है और बहुत अच्छे प्लास्टिक्स हैं। ये देखिए टाइम के साथ कुछ चेंजेस आए हैं। मैंने ये भी एक ट्विटर पे वीडियो डाली थी कि पोलो 2013 का जो दरवाजे हैं दोनों आगे पीछे वो काफ़ी फ्लेक्स होते हैं। जो AC का कंसोल है उसमें प्लास्टिक क्रीक्स करते हैं। तो अगर मैं इस ज़िद पे आ जाऊँ कि कोई ना कोई जगह पे दबा के मैंने प्लास्टिक क्रीक करवाना है, तो प्लास्टिक क्रीक तो फिर होगा, और वो इस जगह पे होता है एम्बियंट लाइटनिंग में। अदरवाइज़ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और अगेन मैं बोलूँगा कि T-Roc जो कि उससे काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी थी, अभी डिसकंटिन्यूड है, उसके हैंडल्स भी क्रीक होते हैं और बॉटल होल्डर बहुत फ्लिमजी है। तो आई हैव नो कंप्लेंट्स इन क्वालिटी डिपार्टमेंट फ्रॉम स्लाविया। ये दूसरा प्रश्न। तीसरा क्वेश्चन सक्षम ढिल्लों जी जो है वो पूछ रहे हैं, इज स्कोडा स्लाविया इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ SUV प्लस सेडान, इज एम्बिशन इज़ वर्थ टू बाय, 1.0 TSI परफॉर्मेंस इज सेम एज पोलो TSI। ये इनको ये पूछ रहे हैं कि SUV प्लस सेडान का बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो स्लाविया है। स्लाविया के क्वेश्चंस मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा आए हैं क्योंकि ये प्रश्न जो पूछे गए हैं वो मार्च में पूछे गए हैं, जब स्लाविया का प्राइस रिवील हुआ था। और शायद मैंने तो वैसे मार्च के एंड में ली है, तो तब इट वाज टॉक ऑफ द टाउन। तो सर पहली बात, एम्बिशन वेरिएंट इज़ वैल्यू फॉर मनी, इट्स टोटली वर्थ। अब इससे ज़्यादा मैं कैसे प्रूव करूँ कि मैंने अपने हार्ड एंड मनी अपनी गाड़ी पे लगाई है जस्ट 2 months बैक। और कंसिडरिंग ऑल द ऑप्शंस आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड। मैं अर्बन क्रूज़र भी देख रहा था, मैं वर्ना देख रहा था, SX ही नेचुरली एस्पिरेटेड, मैं पोलो देख रहा था, और मैं XUV 300 देख रहा था, जो कि एकमात्र AMT होने के कारण मैं अपनी वाइफ को खुद ही कन्विंस मैंने नहीं किया, जबकि गाड़ी बहुत अच्छी है। कुछ और गाड़ियाँ भी देख रहे थे, एल्ट्रॉस देख रहे थे, तब तक एल्ट्रॉस का ऑटोमेटिक नहीं आया था। तो सारा कुछ देख के अपने बजट को साथ में ध्यान में रख के हमने फिर एम्बिशन वेरिएंट जो है ऑटोमेटिक कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेटली वर्थ।
SUV प्लस सिडान में देखिए ये कह सकता हूँ कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छी है। टू बी प्रिसाइज आई बिलीव या तो 175 है या 185 है, 185 आई बिलीव, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आप लद्दाख ले जाएं और बिना देखे चलाएं, मैं वो बात नहीं कर रहा। बुरी रोड्स को टैकल करने के लिए अच्छी गाड़ी है और उसमें आपको ये डर नहीं रहेगा कि आपके नीचे से बॉडी स्क्रैप हो जाएगी। तो बट SUV ही होती है, चाहे मेरी ग्राउंड क्लियरेंस T-Roc से कम है, बट जब मैं इस पे बैठता हूँ तो मुझे ऊंचे होने की फीलिंग आती है, बोनट ज़्यादा दिखता है। सिडान जब मैं चलाता हूँ, स्लाविया चलाता हूँ, तो मुझे सिडान वाली ही फीलिंग आती है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि मैं बड़ी ऊंची गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। 185 mm का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी बहुत कहीं ऊंची हो गई है, बड़ा ये 1 आधे इंच की चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे निकल आते हैं। तो परफॉर्मेंस की आप बात कर रहे हो, परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। हाईवे पे मैंने बहुत लुत्फ़ उठाया था, मैं 2 बार हाईवे पे इसको लेके गया हूँ 200 किलोमीटर के ट्रिप पे, पटियाला से आगे राजपुरा तक आना जाना, बहुत लुत्फ़ उठाया। क्रूज़ कंट्रोल में बहुत अच्छा लगता है, इसमें आपको मिलेगा ये फीचर क्रूज़ कंट्रोल एम्बिशन वेरिएंट में। माइलेज बहुत अच्छी दी थी गाड़ी ने, 17 के आसपास, और अगर आप 70 से 80 में क्रूज़ करेंगे तो माइलेज और अच्छी आएगी, इससे भी ज़्यादा AC चला के। तो हाईली रिकमेंडेड इफ़ यू आर लुकिंग टू बाय। हालांकि आज ही खबर आई है कि रेट्स बढ़ गए हैं, सो यू कैन कंपेयर इट विद अदर सीडान्स ऑल्सो लाइक वर्ना, सियाज एंड होंडा सिटी। तो आप उसमें देख सकते हो कि आपका बजट कैसा है और कौन सी आपने गाड़ी लेनी है। स्टाइल वेरिएंट में अगर आप जाएंगे बिना सनरूफ वाली में, आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये हमारी प्राइमरी गाड़ी नहीं है। प्राइमरी गाड़ी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए T-Roc है, उसमें 6 एयरबैग्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। आप अगर अपना बढ़ा सकते हैं बजट तो स्लाविया का टॉप वेरिएंट जो है वो लें बिना सनरूफ के, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बजट आपका और मैनेज हो जाएगा। 6 एयरबैग्स वाली गाड़ी प्रेफर करें, कोई भी गाड़ी अगर आप ले रहे हैं, आप वरना अगर ले रहे हैं तब भी। चौथा क्वेश्चन अभिषेक राघव जी, 3 क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, मैं सीधा ही आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। पहला है कि पोलो कब आ रही है इंडिया में। सर पोलो पहले ये CBU रूट के थ्रू हो सकता है लेके आएँ, हालांकि इट ऑल डिपेंड्स कि वर्टस का इनको रिस्पांस कैसा मिलता है। अगर वर्टस का बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो देयर आर चांसेस कि पोलो थोड़ी डिले हो जाए, बट आएगी ज़रूर। पोलो इनका जो है वो एक ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट था, देर सवेर इनको लेके आनी ही पड़ेगी और हैं प्लान्स इनके। इससे ज़्यादा मैं आपको जानकारी दे नहीं सकता, क्योंकि जो मुझे जानकारी देते हैं फिर वो जानकारी देंगे नहीं आगे, बट हैं, आप उम्मीद लगा सकते हैं, और T-Roc की भी उम्मीद लगा सकते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन, मैं अगेन इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। दूसरा क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो टाटा और हुंडई के कस्टमर्स हैं वो स्कोडा फॉक्सवैगन की तरफ इसलिए नहीं आते क्योंकि उनका माइंडसेट ये है कि इन गाड़ियों की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, सर्विस बड़ी कॉस्टली है और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कम है और फीचर्स भी कम है। तो कैसे वॉक्सवैगन स्कोडा जो है माइंडसेट चेंज करेगी कस्टमर्स लाने के लिए जो हुंडई टाटा की तरफ जा रहे हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि फ़ीचर्स की अगर बात करें तो एज़ कम्पेयर टू वेंटो या रैपिड या पोलो, अभी वेंटिलेटेड सीट्स जैसा फ़ीचर जो दिया है बहुत अच्छा है। 10 इंच की स्क्रीन काफ़ी अच्छी थी, अभी कुछ देर के लिए अवेलेबिलिटी नहीं होगी। 8 इंचज़ की आ रही है जिसमें वायरलेस, इसमें सॉरी अभी उसकी बात करना वैसे थोड़ा सा इनवैलिड है, अभी वाली में तो वायर वाला ही आएगा। बट उसके अलावा सनरूफ दे दी है, 6 एयरबैग्स दे दिए हैं, जो कि पहले हम तरसते थे इस चीज़ों के लिए। हालांकि कुछ फीचर्स ले भी लिए हैं, तो फीचर्स वाला मैं मान सकता हूँ आपकी बात, ये 50-50 है। फीचर्स में अगर कोई जाएगा शोरूम में तो वो कन्विंस कर लेंगे, क्योंकि जो डिजिटल कॉकपिट है वो भी है। तो इतने भी कोई देखिए 360 डिग्री कैमरा छोड़ के या पैनारोमिक सनरूफ छोड़ के कोई ऐसा फीचर नहीं है जिसमें कन्विंस ना कर सके। वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाएगी, वो नहीं अभी ले रहे स्लाविया वाले। स्लाविया में अभी आपको मिलेगी, जो कि चर्चा हो रही थी कि ये फ़ीचर भी उठा लिया गया है। सर्विस की अगर मैं बात करूं तो जो इनके पैकेजेस हैं, जिस पे मैं स्पेसिफिक वीडियो डालूंगा, वो बहुत ही अच्छे हैं। वो वाकई में अगर आप अभी टाइगून के साथ तो 2 साल का पैकेज आ ही रहा है, आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, ना ही टॉप वेरिएंट में मिलेगा जो DSG 1.5 है, बट बाकियों में आपको बाय डिफ़ॉल्ट
2 ईयर्स की सर्विस फ्री मिलेगी, वो भी ऑयल सर्विस बिना लेबर के, यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग। और 4 साल वाला देखिए स्कोडा वॉक्सवैगन सभी गाड़ियों पे आपको दे ही रही है, और वो 28,000 में भी 32,000 के आसपास इसकी कॉस्ट है, जिसका अगर आप देखें 4 साल में तो फिर आपको कुछ भी और पैसे नहीं देने। और इसमें भी फर्दर जो है 32,000 के ऊपर एक प्लान है जिसमें आपको बैटरी तक आपकी रिप्लेस की जाएगी, और भी साथ में 50% आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी ब्रेक्स में या कुछ और जो कंज्यूमेबल्स हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जिसको तो देखिए इनकी समझ है कि इनके सर्विस पैकेजेस में क्या क्या चीज़ें ये ऑफ़र करते हैं, जो कि डिटेल में समझना भी चाहिए। तो इट्स नॉट दैट बैड एक्चुअली, 7-8 हज़ार में सर्विस या 7 हज़ार में, है ना। तो कहीं ना कहीं प्रयास जारी है। और एक और बात जो आपने कही है, कॉस्टली सर्विस के बाद लेस पार्ट अवेलेबिलिटी, मान सकते हैं ये कि आपको थोड़ा सा डीलर पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, ये मैं मानता हूँ बिल्कुल। हाई मेंटेनेंस, देखिए 1.0 टॉर्क कन्वर्टर बड़ी रिलायबल मशीन है, अभी तो पोलो में भी बड़ी देर से आ रहा है, 3-4 साल में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। तो हाई मेंटेनेंस को लेके भी जो ये पैकेजेस इन्होंने निकाले हैं सर्विस के, इट्स काइंड ऑफ दे ट्राइंग टू चेंज देयर रेपुटेशन, राइट। एंड 4+2 जो इनका वारंटी आती है स्टैंडर्ड 4 ईयर्स की और 2 साल की एक्सटेंडेड, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग दैट शुड बी अप्रिशिएटेड। 6 साल आप गाड़ी निश्चिंत होकर रख सकते हो। तो कोशिश जारी है, कुछ चीज़ों में इनकी क्वालिटी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है। तो एक देखिए प्रॉफिट जो जर्मनी वाले कमाना चाहते हैं वो कोरियन से ज़्यादा कमाना चाहते हैं, ये फैक्टर्स हैं कुछ, बट धीरे धीरे दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव। एंड आई बिलीव पिछले कुछ सालों से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है, अभी काफ़ी ट्रांसपेरेंट भी है। वॉक्सवैगन ने अपने पार्ट्स की लिस्ट जो है वो वेबसाइट पे डाली हुई है, और वाकई में आप वेबसाइट पे ही अपनी बुकिंग या ऐप पे बुकिंग करके एक एक चीज़ अप फ्रंट बता दें कि ये मैं करवाऊंगा सर्विस, और वाकई में आप उतना बिल पे करके आएंगे, तो नोबडी कैन क्वेश्चन यू। अगर आप वहाँ पे जाके आपको सर्विस एडवाइज़र बोलेगा कि मैंने आपकी व्हील अलाइनमेंट करी है, तो यू कैन डिनाई कि ये मैंने नहीं बोली, आपने क्यों की। और इसके अलावा भी कुछ कैमरा वाली भी फैसिलिटी है जिसमें आप देख सकते हो कि क्या काम हुआ है, वो भी फैसिलिटी आप फ्री में अवेल कर सकते हैं। तो अभिषेक जी कोशिश जारी है, वी मस्ट अप्रिशिएट इट। एंड अगर आप वॉक्सवैगन जाएंगे तो आप पूछिएगा सर्विस पैकेजेस के बारे में, और अगर आपने गाड़ी लेनी है तो ज़रूर आप इसको कंसीडर कीजिए। तीसरा क्वेश्चन भी इन्हीं का ही है, जिसमें ये पूछ रहे हैं कि स्कोडा फाबिया लॉन्च इंडिया में होगी। जी होगी, बहुत जल्द आपको अनाउंसमेंट जो है, मुझे लगता है फेस्टिव सीजन में अनाउंसमेंट या टेस्टिंग आप देखेंगे इस गाड़ी की, ये पक्की बात है। जस्ट लाइक स्लाविया को जो है अंडर 4 मीटर बनाने का प्रयास जारी है, सेम होगा, बाकी अंदर से या फ्रंट से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स हो जाएंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 से 20% कॉस्ट का डिफरेंस होगा, मे बी इससे भी ज़्यादा, इट्स जस्ट अ स्पेक्यूलेशन। अगला क्वेश्चन निशांत जी का, व्हेन यू विल विजिट टू स्कोडा शोरूम प्लीज़ ट्राई टू गिव डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट डज आउटगोइंग रैपिड फिट एंड फिनिश क्वालिटी मैचेस स्लाविया और इज़ देयर एनी अपग्रेड और डाउनग्रेड। नहीं देखिए, रैपिड, मैं शर्म ये चीज़ बोलूँगा, रैपिड की क्वालिटी 10-15% स्लाविया से बेटर थी। उसके डोर लैचेस, डोर वेट 15% मुझे बेटर लगता है रैपिड का। और ओवरऑल भी जो गाड़ियाँ पुरानी थी रैपिड वेंटो, अगर आप जेटा जो कि 2 सेगमेंट ऊंची गाड़ी, 2 नहीं 1 सेगमेंट आप मान ले, उसके बाद अगर आप वेंटो या रैपिड यूज़ करते थे तो वैसी फील नहीं आती थी कि बहुत आप कोई नीचे वाले सेगमेंट की गाड़ी आ गई है। मैं शुरू से ही कहता आ रहा था कि उस टाइम पे 3rd जेन या 4th जेन होंडा सिटी के कंपैरिजन में रैपिड वेंटो अच्छी गाड़ियाँ थी, बट कुछ फीचर्स के ना होते हुए ये गाड़ियाँ जो हैं उतनी सेल नहीं पकड़ पाई। अभी वाली जो है एक बैलेंस प्रोवाइड कर रही हैं। बट जो आपका प्रश्न है इसका सीधा सीधा जवाब ये है, जो रैपिड आउटगोइंग रैपिड विच आई बिलीव इज़ नाउ डिसकंटिन्यूड, मैंने शोरूम में खड़ी तो नहीं देखी अभी, उसकी क्वालिटी स्लाविया से एक्सटीरियर में बेटर थी। इंटीरियर में जो प्लास्टिक की लेआउट थी, वो लेआउट ही ऐसी है कि बहुत एक यूनी बॉडी उसकी लेआउट है। आपके अगर देखें तो एक ही पीस लगता है, वेंट्स हैं, एक ही पीस है और ग्लव बॉक्स है। वो प्लास्टिक
वो जो फॉर्म फैक्टर है ना उसका, उसके कारण बहुत ही सॉलिड लगता था। अभी इतने एलिमेंट्स हैं, पतले पतले जा रहे हैं, ऊपर अलग है, फिर एक कट आ गया, फिर एक पतली आ गई, तो दे ट्राई टू इम्प्रोवाइज द डिज़ाइन। तो एज है 15%, देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, एंड आई रियली मिस वेंटो रैपिड पोलो, आई रियली मिस दीज कार्स। अगला प्रश्न आविर भव सिंह जी का। सर, रिसेंटली I took delivery of Taigun after seeing Slavia pricing. Did I make a mistake? Secondly, is it okay to fill the tank to full and regularly use 95 fuel? Also, which petrol brand gives 95 octane fuel? मैं सर इसका जवाब आपको देता हूँ, मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मुझे लगता है मेरे बेबीज़ आ गए हैं और वो शोर मचाएंगे। I'll just go in the office. वो गाड़ी आई थी, अभी चले गए हैं। तो सर, यू हैव नॉट मेड अ मिस्टेक। टाइगून की जो एक्सटीरियर स्ट्रक्चर है ना पीछे से, वो एज है स्लाविया से, उसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा है, और अगर आप देखें छोटे होने के बावजूद भी जो है 8-10 किलो का फ़र्क है। स्ट्रक्चर जो है MQB A0i इन है, तो दोनों सेम प्लेटफॉर्म्स, बट जो ये कॉम्पैक्ट या बोल सकते हैं मिड साइज़ SUV बनाने में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है उसका सॉलिड रखना होता है। तो यू हैव नॉट मेड अ मिस्टेक, आपकी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर मेरा 16 लाख का बजट होता तो 1 लाख बढ़ा के मैं भी टाइगून लेता। और दूसरा प्रश्न, 95 ऑक्टेन फ्यूल ही डलवाना चाहिए अगर आप चाहते हैं गाड़ी आपकी लंबी देर चले। मैं बिल्कुल भी उस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। एमरजेंसी में ज़रूर कई बार नॉर्मल फ्यूल डलवाना होता है। 95 ऑक्टेन जो है, मैं इस पर बहुत वीडियोज़ डाल चुका हूँ। अगर आप ऑक्टेन लिख के सुंदरदीप साथ में लिखेंगे तो वीडियोस आ जाएंगी। 95 ऑक्टेन आपको XP 95 मिल जाएगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 3-4 रुपये का फ़र्क है। HP 99 वो बहुत महंगा है क्योंकि 99 ऑक्टेन है, और स्पीड भी आप डलवा सकते हैं। आई बिलीव उसका ऑक्टेन का फ़र्क है। एक ब्रांड और है, आई एम सॉरी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वो भारत पेट्रोलियम वालों का, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि 95 ऑक्टेन वाला। बट XP 95 इंडियन ऑयल का सबसे कॉमन है। आप एक पेट्रोल पंप चुन लें, वहाँ से ही अपना पेट्रोल डलवाया करें। कोशिश कीजिएगा कि 3500 का कम से कम डलवाया करें, और जब भी 1/4 टैंक होता है तो आप अपना टैंक दोबारा से अपना उस हिसाब से भरवा लें। राहुल ठाकुर जी का प्रश्न है, आई हैव एन ओल्ड मारुति A-Star. One day a mechanic during servicing told me that old car had a connecting rod and a link rod which are connected to the front axle or shockers. I think so these two components help in distributing shock absorbed by vehicle and give a better ride quality. New cars do not have these two components. Can you throw some light on this topic? मेरी इसमें नॉलेज थोड़ी लिमिटेड है राहुल जी, और मैं इसका पढ़ के आपको कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर आंसर करूँगा। बट जो मैकेनिक्स कहते हैं मोस्टली सच होता है, उनकी ऑब्जर्वेशन अगर है तो इसमें ज़रूर कुछ सत्य होगा। अगला प्रश्न अभिमन्यु सिंह जी का, कुड यू प्लीज़ हाईलाइट वाई स्कोडा वॉक्सवैगन इज़ चूजिंग ट्रेड ऑफ इन हैंडलिंग ऑफ न्यू कार्स? गुड पॉइंट. Their new product lineup is superb, but why the handling is not like Polo and Rapid? Steering बेसिकली मैंने नोटिस किया है कि लाइट है इसका स्लाविया का, या चारों गाड़ियाँ जो नई आई हैं एज़ कम्पेयर टू पुरानी गाड़ियाँ जिसमें T-Roc भी इन्वॉल्व है, स्टीयरिंग हैवी है। तो उसके अलावा अगर आप कहें कि हैंडलिंग में बॉडी रोल या हाई स्पीड स्टेबिलिटी या हाई स्पीड कॉर्नरिंग, उसमें ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस मुझे लगता है। पर्टिकुलरली स्टीयरिंग लाइट होने की वजह से थोड़ा सा हुंडई की याद आती है, बट आई विल नॉट अप्रिशिएट दिस वर्ड ट्रेड ऑफ। ऐसा नहीं है, अभी भी हैंडलिंग में जो है बढ़िया है गाड़ियाँ। स्लाविया में मैं पहले भी ड्राइव रिव्यू में कह चुका हूँ कि बॉडी रोल कम है एज़ कम्पेयर टू पोलो। हालांकि पोलो का मज़ा इसलिए आता है क्योंकि स्टीयरिंग इतना हाईवे पे हार्ड हो जाता है कि आपको बहुत एक प्लांटेड फीलिंग आती है गाड़ी चलाते हुए। स्लाविया में वो चीज़ मिसिंग है, उसके अलग मज़े हैं लेकिन स्लाविया के।
बट स्टीयरिंग उतना हैवी नहीं होता, तो हमें वो फॉक्सवैगन वाला जो एक डीएनए है ना वो याद नहीं आता। कॉर्नरिंग में जैसे मैं कह रहा हूँ, अब लेडीज़ के लिए वो चीज़ ईजी है, उनको बहुत मज़ा आता है लाइट स्टीयरिंग में, बटर स्मूथ लगता है उनको। बट आप और मैं हैंडलिंग में कह सकते हैं कि ये एक पॉइंट इनका कट होगा कि स्टीयरिंग की फील थोड़ा वेग लगता है। बट अदर देन दैट, सस्पेंशन, स्टेबिलिटी, कॉर्नरिंग, I feel 1.0 product, sorry, 2.0 products, they're not that bad, they're very good, and in fact in this segment they are the best. आप मुझे बता सकते हैं अगर इससे अच्छा आपको कोई और गाड़ी चला के मज़ा आता है तो we can have a debate on that also. वरना गाड़ी जो है वो अच्छी है, नो डाउट, हैंडलिंग उसकी बहुत बढ़िया है इसमें सीडान में। अगला प्रश्न अर्जव मिश्रा जी, इन्होंने भी जो क्वेश्चन पूछे हैं, आई वॉन्ट टू नो अबाउट द बिल्ड क्वालिटी ऑफ न्यू बेलिनो 2022। शहर के लिए बहुत अच्छी है, 6 एयरबैग्स दे दिए हैं तो एक अच्छी चेंज है। जो वज़न थोड़ा बढ़ाया है वो प्लेटफॉर्म में कुछ इम्प्रूवमेंट्स की गई हैं। इन पर्सन आपको फील शायद पुरानी बेलिनो नई बेलिनो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा, बट कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो की गई हैं। तो शहर के हिसाब से अगर आपने लेनी है, मैंने खुद रेकमेंड की है अपने चाचा जी को, क्योंकि पीस ऑफ माइंड बहुत है इस गाड़ी में, एक फर्स्ट फ्री ओनरशिप, राइट। तो शहर के लिए आप ज़रूर ये गाड़ी ले सकते हैं, आपकी फैमिली आ जा सकती है इसमें। 6 एयरबैग्स अगेन मैं कह रहा हूँ, दे डू ऐड टू द सेफ्टी फैक्टर, तो नथिंग टू वरी। दूसरा आप कह रहे हैं कि because features of new Baleno are very attractive and my family is planning to buy a medium size car as our family first car, so what will be your suggestion, Honda Amaze or Baleno? My first priority is safety and a long term investment for our vehicle. There is 9 members in my family, there are 9 members, okay, joint family, so we are gonna use all the available seats in the car and our budget is around 12 to 14 lakhs, but I don't want a hatchback. ओके, देखिए आपने सॉरी मैंने पूरा प्रश्न आपका पढ़ा ही नहीं पहले। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वांट समथिंग स्पोर्टी विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। 14 लाख का आपका बजट है, तो अगर ये ऑन रोड बजट है तो आपको अर्टिगा देखनी चाहिए, आपकी फैमिली बड़ी है। अर्टिगा इज़ अ गुड कार। और जो आप ऑप्शंस आपने दिए हैं होंडा अमेज और बेलिनो, इसमें मैं तो देखिए होंडा अमेज ही लूँगा, बट एक ऑप्शन मैं आपको बड़ी अच्छी देना चाहता हूँ यहाँ पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने बोला है। हालांकि लॉन्ग टर्म इसको मैं ओनरशिप कह सकता हूँ, गाड़ी कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं है अनटिल अनलेस आप थार और फॉर्चुनर जो है लेके और जो बायर जल्दी में है उसको बेच दें, तब वो इन्वेस्टमेंट है। देखिए होंडा अमेज के कंपैरिजन में अगर आप थोड़ा सा बजट की वृद्धि करेंगे तो आप होंडा सिटी की 4th जेन ले सकते हैं, जो कि अभी सिर्फ मैनुअल में आ रही है, बट क्या एक्सट्रीम वैल्यू फॉर मनी है वो। 10,20,000 के आसपास एक्स शोरूम आप ये गाड़ी उठा सकते हैं, VX वेरिएंट। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्राइस, बट मैंने कुछ ही दिनों में किसी को ये रेकमेंड किया था और बड़े अच्छे पैसों में वो गाड़ी ले आए थे। तो होंडा अमेज या आप होंडा सिटी 4 जेन में से एक गाड़ी ले लें, आप बहुत खुश रहेंगे। लॉन्ग टर्म आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको AC, ड्राइव क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी, कंफर्ट, अगर आपके फैमिली में बुज़ुर्ग हैं उनके लिए कंफर्ट, हालांकि सेडान में थोड़ी सी इनग्रेस एग्रेस डिफ़िकल्ट होती है, बट ओवरऑल आज की डेट में जैसे मैं कहता हूँ वैल्यू फॉर मनी, नेक्सॉन एक अच्छी गाड़ी है, पंच अच्छी गाड़ी है, एक वैल्यू फॉर मनी। इसमें तो ये 4 खाने चित कर रही है गाड़ी, बिकॉज इंजन बहुत अच्छा है 1.5, आपको माइलेज भी अच्छी देगा, रिफाइंड है, सेफ्टी भी है गाड़ी में, 4 स्टार्स निकाल चुकी है। तो माई चॉइस इज़ होंडा सिटी 4th जेन, सेकंड चॉइस इज़ अमेज, थर्ड चॉइस इज़ बेलिनो विद 6 एयरबैग्स। मुझे लगता है सारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊँगा, ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये 3 उठा लेता हूँ, बाकी ये नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेता हूँ। आई श्योरली मेक अ Q&A सेशन, एक जल्दी बनाएंगे थोड़े से और प्रश्न लेके, राइट। 3 क्वेश्चंस रह गए हैं। अगला प्रश्न जो है निखिल BBIT, इनका प्रश्न है, माई कार रिक्वायर्स 40 to 50,000 एक्सपेंस, जिसमें क्लच, स्टीयरिंग, जंपर का काम है,
क्या मैं नई गाड़ी रखूं कि 40-50 हज़ार खर्च दूं? मुझे गाड़ी की जल्दी नहीं है। ये इंग्लिश में लिखा है, मैंने आपको अनुवाद कर दिया। आपका नाम निखिल जी। मैंने जो रिसेंटली जो सर्विस करवाई है पोलो की, उसमें 25 के आसपास बिल बना था। मुझे लगता है मैं 22,000 या कुछ इसी तरीके से 20,000 के आसपास पे करके आया हूँ। मैं तो देखिए आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप अपनी रिपेयर जो है वो करवा लें, क्योंकि अभी जैसे मैंने पोलो अपनी रिपेयर करवाई है, उसमें चारों शॉकर चेंज हुए हैं, उसमें स्टीयरिंग का भी काम हुआ है, तो मेरी गाड़ी अभी अच्छी चल रही है। अभी गाड़ी मुझे मालूम है कि 20-30 हज़ार किलोमीटर तक तंग नहीं करेगी। इसके साथ टाइम भी निकल जाएगा। बड़ा आसान होता है कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करके आप नई गाड़ी उठा लें। GTO जो हैं टीम BHP के, उनका एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है कि कैसे रिपेयर अगर आप अच्छी करवा लेते हैं सर्विस सेंटर से गाड़ी, तो कितने पैसे आपके बच जाते हैं। नई गाड़ी लेने का ना भी एक मैं देखा है कि एक अंदर से एक कैसे आप कहें, एक एक्साइटमेंट हो जाती है कि नई गाड़ी ले लेते हैं। जैसे मैं मेंटली सोचूं कि पोलो में 1,15,000 चला चुका हूँ, नई गाड़ी ले लेते हैं। मुझे अल्ट्रॉस पे मन सच्ची में आया हुआ है, बट ये कुछ मन समझाना होता है अपना। 40-50 हज़ार कोई ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं है इसमें। अगर गाड़ी आपने हालांकि ये नहीं बताया कौन सी गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी अच्छी हो जाएगी जिसमें स्टीयरिंग का काम है, क्लच का काम है, आप करवा लीजिए। आप चलाइए अभी 30-40 हज़ार। गाड़ियाँ बहुत महंगी हो रही हैं, थोड़े से पैसे बचा लीजिए ये वाले, क्योंकि आपने बोला कि नॉट इन अ नीड ऑफ अर्जेंट कार बाय, सो वाई टू स्पेंड द मनी। ये आप पैसे अरेंज करके गाड़ी अपनी ठीक करवाएं। अपनी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 20-25 हज़ार जो मेरे को लगे हैं वो मैंने इसीलिए करवाए क्योंकि मैं ये गाड़ी रखना चाहता हूँ शहर में। अब्यूज़ वर्दी गाड़ी है, मैं बहुत बुरी सड़कों पे लेके जाता हूँ। आज भी कुछ बिजली का सामान जिसमें पाइप्स थे मैं लेके आया हूँ इस गाड़ी में। तो एक गाड़ी घर में ऐसी होनी चाहिए। हालांकि सबसे ज़्यादा प्यार मैं अपनी पोलो को करता हूँ गाड़ियों में, जितनी भी हमारे पास गाड़ियाँ हैं। अमन अरोड़ा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन पानीपत से हैं। क्वेश्चन इनका है, Volkswagen Skoda are doing pretty well now. Okay. Their aim is to get 5% market share. Why do you think if they introduce one sub 4 meter SUV and also CNG engine, will it help in achieving goals easily? देखिए जितना मुझे पता चला है ना कि स्कोडा जैसे 5,000 के आसपास, अभी भी 4,500 बिकी हैं इनकी इस मंथ मई में। पिछले महीने 5,000 थी, उससे पिछले 5600 के आसपास। ये एक्सपोर्ट भी करते हैं गाड़ियाँ, राइट। और वर्टस का अच्छा रिस्पांस आया है, बहुत इन्होंने अपफ्रंट प्रोडक्शन भी कर ली है। टाइगून जो है कंसिस्टेंटली 2,500 यूनिट्स निकाल रही है। तो व्हाट आई हैव गॉट टू नो इज दे आर हैप्पी विद दीज नंबर्स, इवन दो वी आर नॉट हैप्पी। आई एम रियली नॉट हैप्पी। मुझे मालूम है कि इनमें ज़्यादा क्षमता है, अगर ये कुछ अपग्रेड्स करें, पैनारोमिक सनरूफ, क्योंकि कस्टमर्स मांगते हैं, आपको देनी चाहिए टॉप वेरिएंट में। कुछ और चीज़ें इम्प्रूव करके, जैसे हम बात करते हैं बार बार, जिसमें अंडर इंजन इंसुलेशन हो गई, कुछ चीज़ें इम्प्रूव अगर करेंगे, चाबी से जो आप रोल डाउन रोल अप करते थे वो फीचर वापस देना चाहिए। 5% मार्केट शेयर ऑलरेडी इनका हो चुका है, अगर आप दोनों का देखेंगे आई थिंक 4% के आसपास। वर्टस जब अच्छी बिकनी शुरू हो जाएगी 2000 के ऊपर, हालांकि देखना होगा कि ये कैनिबलाइज तो नहीं करती स्लाविया की सेल्स को, तो आई बिलीव इन दोनों का मिला के 5% हो जाएगा। बट इनकी जो प्रोडक्शन है ना दोनों की मैक्सिमम, वो 1 लाख 2 लाख गाड़ियाँ ये बना सकते हैं। और अभी भी मुझे जो न्यूज़ में सुनने आया था रश लेन के माध्यम से, ये एक्स्ट्रा जो है प्लांट इनका एक्स्ट्रा एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं टू मीट द डिमांड। अभी देखना होगा कि नंबर्स में वो ट्रांसलेट होता है कि भी कौन सी इतनी गाड़ियाँ। अभी देखा जाए तो 4,500 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है स्कोडा का, बट ऐसा सुनने में देखिए आ रहा है। तो सबसे पहले तो इनको 10 लाख से नीचे एक गाड़ी, एक नहीं 2, स्कोडा को फाबिया और वॉक्सवैगन को पोलो। सबसे पहले तो आप 10 लाख से नीचे वाले कस्टमर को इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि बहुत ही बड़ी मार्केट है। 80,000 या 90,000 गाड़ियाँ 10 लाख से नीचे बिकती हैं हर मंथ, और टोटल इंडिया बेचता है 2.5 लाख से 3 गाड़ियाँ पर मंथ। तो आप 80,000 कस्टमर्स में पिच नहीं कर रहे, और जिस कस्टमर्स को आप पिच कर रहे हो उसमें ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कार्स हैं, जिसमें सोनेट,
नेक्सॉन XUV 300, क्रेटा, सेल्टॉस, होंडा सिटी, ऐसी गाड़ियाँ, XUV 700। तो बहुत ही नेक टू नेक जहाँ पे कंपटीशन है वहाँ पे अपना आपके प्रोडक्ट्स हैं। जबकि एल्ट्रॉस के i20 के बेलिनो के कंपैरिजन में अगर फाबिया और पोलो होंगी और फीचर्स भी अच्छे होंगे तो बहुत हेल्दी मार्केट शेयर ये ले सकती हैं। दोनों गाड़ियाँ हो सकता है 4-4 हज़ार के आसपास बिके, इवन 10 या 15% अगर कॉस्ट i20 या एल्ट्रॉस से ज़्यादा होगी तो दे शुड नॉट इग्नोर कस्टमर्स अंडर 10 lakhs। तो ये मेरी एक ये ऐसा सोचता हूँ मैं। CNG नहीं लेके आएंगे ये, मुझे नहीं लगता। ये गाड़ियाँ अभी जैसे टर्बो है ना इनकी, तो CNG का कोई चांस नहीं है। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दिस, और ना ही आप डीजल एक्सपेक्ट करें। आउटराइटली जैक हॉलिस मना कर चुके हैं कि डीजल नहीं लेके आने वाले ये। तो दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही चीज़ हो गई। नीचे बेबीज़ जो हैं वो अपनी आउटिंग से आ गए और हमें अपनी जगह चेंज करनी पड़ी। गाड़ी में मैं नहीं बनाना चाहता था, थोड़ा सा खुले माहौल में अच्छा लग रहा है अभी। तो लास्ट क्वेश्चन नहीं, मैं वो पेपर्स भी ले आया हूँ, मैंने सोचा कि आंसर दे दिए जाए। तो इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। देखिए कुणाल जी का थोड़ा लंबा क्वेश्चन था, जो मुझे समझ में आया वो ये है कि GT TSI है इनके पास, काफ़ी खर्चा करते हैं गाड़ी पे, बताया हुआ है। और वेंटो की लाइट्स जो थी, हेडलाइट्स, वो डलवाना चाहते थे, बट वारंटी के कंसर्न्स के कारण नहीं डलवाया इन्होंने, क्योंकि 2019 में गाड़ी ली थी इन्होंने। और वो जो लाइट्स हैं वॉक्सवैगन वेंटो वाली, वो 1.5 लाख की पड़ती हैं। तो ये कह रहे हैं कि 2023 वाली जो पोलो आएगी वो लेनी वर्थ होगी। पोलो आने दीजिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी आशावादी सोच है आपकी। पोलो जब आएगी इट विल बी टोटली वर्थ, क्योंकि आपने लिखा हुआ है कि इसका बजट कॉन्स्ट्रेंट्स आपके नहीं हैं। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि अगर वॉक्सवैगन CBU रूट से लेके आता है पोलो, तो वो तो लेनी चाहिए, चाहे 15 लाख की भी क्यों ना हो। तो विल सी हाउ इट गोज़, बट 1.5 लाख इतनी ज़्यादा, मतलब लाइट्स, मैं तो हैरान हूँ सुन के। अब देखिए, अगर आप नॉर्मल LEDs जो हैं डलवा के देखिए, या जिस चीज़ के लिए भी वो मानते हैं, क्योंकि मैं खुद मानता हूँ कि हैलोजन थोड़ी आउटडेटेड लगती हैं। हालांकि थ्रो अच्छा होता है हैलोजन का, खास करके मैं अगर फॉग लैंप्स की बात करूँ तो LED तो बिल्कुल ही यूज़लेस हैं। तो आपका अगर जवाब मैंने देना हो, इज़ इट वर्थ टू बाय पोलो इन 2023 जब वो नहीं आएगी, तो पहली बात तो अगर CBU के रूट से लेके आते हैं तो डेफिनेटली वर्थ होगी। और जब नहीं आएगी तो 6-7 महीने देखेंगे कि कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद फिर पोलो तो देखिए, अगर वो जनरेशन जो चल रही है अभी यूरोप में वो वाली आएगी तो इट्स डेफिनेटली वर्थ। और इंडिया के लिए या ब्राज़ील के लिए ये 4 मीटर से कम वाली पोलो थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो वर्थ अगर है या नहीं, ये जवाब हम तभी दे सकते हैं। अगले प्रश्न मैं कुछ जल्दी ले लेता हूँ, जो मुझे लगता है कि थोड़े सरल तरीके से दिए जा सके। अभिजीत गवास जी का क्वेश्चन जो है वो ये है कि इनका प्रश्न बेसिकली ये है कि वेंटो TDI से ये गाड़ी अपनी रिप्लेस करना चाहते हैं। इट्स अ टफ डिसीजन फॉर हिम, अपनी, क्योंकि फ़ैन है वॉक्सवैगन के, और कोई गाड़ी अच्छी नहीं लग रही। स्कोडा स्लाविया लेने में इंटरेस्टेड हैं, तो क्या ली जाए? देखिए सर, स्कोडा स्लाविया, वॉक्सवैगन वर्टस, अगर आपका बजट है GT का तो आप GT की तरफ जाएं, क्योंकि इसकी एक ओवरऑल फील में एक मुझे अंतर लगा 1.0 से। और स्लाविया डेफिनेटली इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप स्टाइल वेरिएंट लेंगे तो। 15% तक की आपको हो सकता है कि कमी लगे आपकी वेंटो के कंपैरिजन में, क्योंकि वो ऑलमोस्ट एक परफेक्ट गाड़ी थी माइनस फीचर्स। और साथ में आप पूछ रहे हैं कि कोई SUV आप देख सकते हो, तो अगर आपका बजट का कोई कॉन्स्ट्रेंट नहीं है, कंपस ने तो देखिए अपने बेस वेरिएंट देने बंद कर दिए, अगर आप 25-26 तक जा सकते हो तो कंपस आप ज़रूर देख सकते हैं, जो कि एक DNA आपको जो चाहिए वॉक्सवैगन की सॉलिडनेस, जैसे आप यूज़ टू वेंटो से, तब वो आपको कंपस ज़रूर प्रदान कर सकती है। अदरवाइज़ स्टाइल वेरिएंट स्लाविया का और GT वर्टस, या आप टॉप लाइन भी जो वर्टस की है देख सकते हैं। वर्टस आपको ज़्यादा अच्छी लगेगी आई बिलीव, क्योंकि जब आपने प्रश्न पूछा था तब तक वर्टस नहीं आई थी। अगला प्रश्न जो है फैज़न फ़खरुद्दीन जी का, हाउ टू गेट डिस्काउंट्स फ्रॉम कार शोरूम्स। देखिए आजकल जो चिप शॉर्टेज चल रही है ना, उसके चलते हर गाड़ी के एक कह सकते हो आपके
वेटिंग पीरियड्स बहुत ज़्यादा हैं, बट कुछ गाड़ियां हैं इवन इसमें टाइगून, कुशाक, कई बार क्या होता है कुछ कैंसिलेशंस हो जाती है लास्ट मोमेंट पे, तो डीलरशिप्स पे फिर प्रेशर रहता है कि वो गाड़ियाँ किसी तरीके से निकाली जाएं। ऐसा नहीं है कि पीछे से वो रैंडमली गाड़ियाँ आई हैं इनके पास। बहुत ब्रांड्स के साथ ऐसा होता है कि कुछ लास्ट मोमेंट पे कैंसिलेशंस हो जाती हैं गाड़ी आने के बाद। तो उस केस में मंथ एंड में आपका अगर लक है साथ में, जैसे मुझे i20 में नहीं मिला, बट स्लाविया में भी अप फ्रंट क्योंकि वो नई गाड़ी थी, तो पोलो जैसे पिताजी ने ली थी रेड, 1 साल ही हुआ है उसको, उस केस में देखिए हमें मिल गया क्योंकि मंथ एंड था और वैसे अच्छी जान पहचान भी है, बड़ा रिगार्ड करते हैं लाली मोटर्स वॉक्सवैगन वाले। तो एक होता है कि मंथ एंड में थोड़ा प्रेशर रहता है कि अगर गाड़ियाँ कुछ खड़ी हैं उनको निकालो, तो फिर वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए क्रेटा, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी, XUV 700 जैसी गाड़ी, नेक्सॉन जैसी गाड़ी पे तो नहीं मिलेगा। कुछ अगर हल्की सी आपकी एक फ्लेक्सिबल चॉइस है, होंडा सिटी का कोई पर्टिकुलर वेरिएंट हो गया, या कोई गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो उस पर इट एंटायरली डिपेंड्स। बट इसका कोई एक जवाब नहीं हो सकता हाउ टू गेट डिस्काउंट्स। ये कोई आज की डेट में थोड़ा सा अभी द बॉल इज़ इन आई विल से ब्रांड्स जो हैं उनके कोर्ट में है। अगला प्रश्न हिमांशु जी का, हिंदी में ही लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि अच्छा लाइक करते हैं चैनल को, फ़ैन हैं हमारे। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एक कार ख़रीदना चाहता हूँ, मुझे स्कोडा स्लाविया बहुत पसंद है। आपके रिव्यूज़ देखकर आप मुझे बताएं कि क्या मुझे स्लाविया कंसीडर करनी चाहिए। मुझे फैमिली कार लेनी है 1.0 या 1.5, मैं कौन सी लूँ? मेरा बजट 13 लाख है। सर जितना आपका बजट है आप एम्बिशन वेरिएंट 1.0 मैनुअल ले लीजिए, 13 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा ऑन रोड। आज ही 60,000 रेट्स बढ़े हैं, आई होप अभी तक आपने गाड़ी ले ली होगी ये वाली। तो 13 लाख में अच्छी ऑप्शंस हैं। होंडा सिटी अच्छी ऑप्शन है, 4th जेन भी, 5th जेन में आपको V वेरिएंट इसका आ जाएगा मैनुअल में। और स्लाविया अगर आपको पसंद है तो आप एम्बिशन वेरिएंट ज़रूर दे सकते हैं। मेरे पास भी एम्बिशन वेरिएंट है, तो एक ऑब्वियस चीज़ है कि मेरी जो चॉइस है वो थोड़ा सा मैं इंक्लाइंड हूँ एम्बिशन वेरिएंट स्कोडा स्लाविया की तरफ। बाकी वर्टिस की प्राइस रिवील हो जाएगी, शुरू में थोड़ा ठीक रखेंगे प्राइसेस को, तो आप वो भी कंसीडर कर सकते हैं। मे भी हाई लाइन जो है आपके, हाई लाइन नहीं, कंफर्ट लाइन जो है आपके बजट में आ जाएगा, जिसमें 8 स्पीकर्स जैसे फीचर जो हैं वो बेसिक गाड़ी में आपको मिल जाएंगे बेस वेरिएंट से ही। तो दोस्तों मैं एक क्वेश्चन ही ले पाऊँगा, आई एम सॉरी, थोड़ा इट्स गेटिंग डार्कर, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है, आई एम रियली सॉरी जिनके क्वेश्चंस का मैं जवाब नहीं दे सका, बट आई विल ट्राई टू आंसर दिस बाय कम्युनिटी पोस्ट। लास्ट का प्रश्न जो है प्रियांश मिस्त्री जी का, क्वेश्चन इनका है, हाउ इज़ Hyundai Tucson ऑल व्हील ड्राइव, इज़ दिस कार सूटेबल फॉर ऑफ रोड एंड लॉन्ग ट्रिप्स? देखिए Tucson मैंने चलाई तो नहीं है, शोरूम में चेक की हुई है 2 साल पहले जब मैं कंसीडर भी कर रहा था, बट मेरे बजट के बाहर थी। सिविक तक मेरा बजट था 22-23 लाख तक। Tucson देखिए, एक तो पहली बात नई आने वाली है। Tucson Hyundai की ऐसी गाड़ी है जिसको ये मार्केट अगर करें तो ये बहुत गाड़ियों को टक्कर दे सकती है, बट पता नहीं क्या इनकी मजबूरियां हैं कि इसको ये मार्केट नहीं करते। और डिज़ाइन बहुत अच्छा है, क्वालिटी के मामले में भी जो है ऑब्वियसली जिस सेगमेंट में ये गाड़ी आती है उस प्रकार से इसकी क्वालिटी किसी से कम नहीं है। और जितने भी ड्राइव रिव्यूज़ देखे हैं मैंने फैज़ल खान के, या हमारे टी रॉक वाले ग्रुप में कुछ मित्रों के पास ये गाड़ी है, तो अच्छी चीज़ें ही सुनने में मिली हैं। बट देखिए जो आपका प्रश्न है उसका मैं जवाब इसलिए नहीं दे सकता सटीक तरीके से, क्योंकि ये गाड़ी मैंने चलाई नहीं है कभी। और ऑफ रोडिंग का भी देखिए, मैं अगर चलाई होगी या मेरे पास रियल टाइम अगर कुछ हो बताने के लिए, जैसे कुशाक के मेरे कुछ मित्र हैं जो जाके आए हैं सिक्किम, जीशान उनका नाम है, उन्होंने पिक्स शेयर किए हैं कुछ, तो मैं उसका आपको बता सकता हूँ कि बहुत अच्छा उनका ट्रिप रहा। बहुत अब्यूज़ वर्दी तरीके से गाड़ी ने मतलब बिहेव किया है। और इवन आई वाज सरप्राइज्ड, जो उनकी फ़ोटोज़ मैंने देखी है, पूरी गाड़ी मिट्टी में लिप्त, एंड ही वाज वेरी हैप्पी, ही हैज़ शेयर्ड सम पिक्स ऑन द ट्विटर ऑल्सो। और दूसरा टी रॉक के मामले में कुछ प्रश्न थे, तो एकांश माथुर जी होके आए थे ले से भी आगे, उसी वहीं मतलब आसपास के कुछ जगह में जहाँ पे बहुत इन्होंने ऑफ रोडिंग की थी, और मेरे पास उनकी वीडियोस भी थी, बट मैंने
देखिए वो वीडियोस मैंने साझा नहीं की बिकॉज़ उनकी अनुमति के बिना मैं नहीं आपके साथ साझा कर सकता। तो उसको लेके भी जो प्रश्न थे वो देख के मन बहुत खुश हुआ, किस तरीके से उन्होंने जो पंजाबी में खड्ड बोलते हैं उसको, खड्ड वाली नदी, उसको पार किया उसके साथ। और तो इसको टूज़ॉन को मैंने देखा नहीं है ऐसे कभी, बट आई एम अज्यूमिंग कि अगर टी-रॉक जैसी गाड़ी कर सकती है तो टूज़ॉन एक सेगमेंट ऊपर है, ऑल व्हील ड्राइव है, तो ऑब्वियसली एक एडवांटेज आपको हो जाएगी। और लॉन्ग ट्रिप्स के लिए बहुत कंफर्ट, बहुत वेल बॉल्स्टर्ड सीट्स, और ये बहुत अच्छी गाड़ी है। मतलब ये आई विल से इट्स एन अंडर अचीवर। तो आई होप कि जब ये नई टूज़ॉन आएगी तो दे विल मार्केट इट वेल, ताकि एटलीस्ट 700-800 यूनिट्स तो निकाल सके, क्योंकि ऐसी गाड़ियाँ जो हैं कई बार चर्चा भी नहीं होती बिकॉज इनकी ना तो कोई एडवर्टीज़मेंट है, ना ब्रांड्स जो होते हैं उनके शोरूम में खड़ी होती हैं, तो जिसके कारण एक थोड़ी सी दब के रह जाती हैं। तो आई होप जो नई टूज़ॉन आएगी उसकी ज़रूर Hyundai अच्छे से मार्केटिंग करेगा। इवन वर्ना की भी मार्केटिंग इनको करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी गाड़ी है। जिस तरीके से क्रेटा को लेके मारो मार है, वही इंजन आपको डीजल अगर मिलता हो वर्ना में तो मतलब इतनी सुंदर दिखने वाली गाड़ी है। तो इट्स एन अंडर अचीवर आई बिलीव। कम से कम 3000 यूनिट्स तो निकालने चाहिए। हालांकि स्पेस को लेके कुछ कमियां ज़रूर हैं, बट स्टिल ऐसा कह सकते हो आपके जो दिखता है वो बिकता है। तो थोड़ी सी वर्ना दिखानी चाहिए इनको टीवी पे। बाकी गाड़ियों पे बहुत ज़्यादा जोर है, वेन्यू पे, या हालांकि मैं मान सकता हूँ कि वो SUVs है। तो दोस्तों आई होप जो प्रश्न आपने पूछे थे सारे उनको निष्पक्ष तरीके से जवाब दिया है मैंने। और एक बार फिर मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि काफ़ी डिले हो गया Q&A सेशन। बाकी जो प्रश्न रह गए हैं वो, और मैं खुद आपको दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ नए प्रश्न आएँ, उसका भी जवाब दिया जा सके, बिकॉज़ 2 महीने में बहुत गतिविधियाँ बढ़ी हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, जब मैं कम्युनिटी फोरम पे वो रिक्वेस्ट करूँगा तो ज़रूर आप क्वेश्चंस डालिएगा। 20-25 क्वेश्चन फिर से उठाएंगे। आज के लिए जिसने ये पूरी वीडियो देखी है, मेरा तहे दिल से आपको धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। डू विज़िट माई वेबसाइट wallclub.com। उस पर गाड़ी रिव्यू आप कर सकते हैं। रिव्यूज़ अनबायस्ड और आई विल से एडिटेड आप रिव्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, ओनरशिप रिव्यूज़। और वंस अगेन थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। कीप रॉकिंग। मिलते हैं जल्द दोस्तों।